टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 3 मुद्रा और साख के एमसीक्यू। इससे पहले हम चैप्टर 1 विकास, सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के एमसीक्यू ला चुके हैं और उसी क्रम में आज हमारा है तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख। इसके समस्त एमसीक्यू इस चैप्टर के आपको इस वीडियो में मिलेंगे और सारे एमसीक्यू इसी सिलेबस का अंग है, आपके इसी चैप्टर में से लिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए गए, तो सारे सिलेबस के अंग है। और टोटल 100 एमसीक्यू लाया हूं मैं, 100 एमसीक्यू इस चैप्टर के, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपना टेस्ट भी देने की कोशिश करें। आइए देखते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और साख कक्षा 10 के 100 एमसीक्यू। सभी आपके सिलेबस से हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न पहला, विनिमय के लिए कितने लोगों या पक्षों का होना जरूरी है? ऑप्शन ए, कम से कम 1 पक्ष, कम से कम 2 पक्ष, कम से कम 3 पक्ष और कम से कम 4 पक्ष। कितने लोगों का होना जरूरी है? सही उत्तर है 2 पक्ष। कम से कम 2 लोग या 2 पक्ष होंगे तब जाके विनिमय का कार्य होगा। केवल एक ही व्यक्ति होगा तो विनिमय का कार्य नहीं हो सकता। प्रश्न 2, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आवश्यकताओं का पहला संयोग, ऑप्शन बी, आवश्यकताओं का तिहरा संयोग, ऑप्शन सी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ऑप्शन डी, आवश्यकताओं का चौथा संयोग। तो सही उत्तर है इसका आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखते हो तो उसे हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। प्रश्न 3, विनिमय की कितनी प्रणालियां होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनिमय की 2 प्रणालियां प्रचलित रही हैं। प्रश्न 4, विनिमय प्रणाली कौन कौन सी होती है? ऑप्शन ए, केवल वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी, केवल मुद्रा विनिमय प्रणाली मनी सिस्टम, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों दोनों। वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली दोनों ही विनिमय की प्रणालियां हैं। प्रश्न 5, जब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी, मुद्रा विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता है। प्रश्न 6, जब मुद्रा के माध्यम से वस्तु का क्रय एवं विक्रय कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी, मुद्रा विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली और ऑप्शन डी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मुद्रा विनिमय प्रणाली। यहां नोट करने वाली बात यह है बच्चों, ध्यान रखना, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन हो रहा था, लेकिन आप इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि मुद्रा विनिमय प्रणाली में मुद्रा के बदले मुद्रा का लेन देन होगा। ये गलत है। मुद्रा विनिमय प्रणाली में मुद्रा के माध्यम से क्रय और विक्रय किया जाता है वस्तु और सेवाओं का। इस चीज का ध्यान रखें। प्रश्न 7, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है या अनिवार्य शर्त है जिसके बिना वो प्रणाली नहीं चल सकती? ऑप्शन ए, विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी, मुद्रा विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली और ऑप्शन डी, मांग प्रणाली। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार नहीं हो सकता। प्रश्न 8, यह चित्र किस समस्या को दर्शाता है? यह आदमी जूते लेके बैठा है, ये कह रहा है आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा और
ये कह रहा है मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, और ये व्यक्ति कह रहा है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तो देखिए, ये मटके बनाने वाला है, ये गेहूं वाला है, ये जूते वाला है। ये तीनों आपस में इनको कोई चीज चाहिए लेकिन वो एक दूसरे से संयोग नहीं बैठ रहा है। तो ये कौन सी समस्या है? जूते की समस्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुद्रा के दोहरे संयोग की समस्या, ऑप्शन सी गेहूं की समस्या, या ऑप्शन डी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी। इसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या कहेंगे, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जो एक दूसरे की वस्तु की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या है। प्रश्न 9, यह चित्र किस प्रणाली की समस्या को दर्शाता है? आपने चित्र देखा, बताइए। ऑप्शन ए विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी मुद्रा विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी मांग प्रणाली, और ऑप्शन डी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये समस्या किस प्रणाली की है? उत्तर है ऑप्शन डी वस्तु विनिमय प्रणाली। ये चित्र वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न 10, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किसने समाप्त किया है? ऑप्शन ए वस्तु ने, ऑप्शन बी मुद्रा ने, ऑप्शन सी सरकार ने, ऑप्शन डी राजा ने। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन बी मुद्रा ने। मुद्रा के आने के बाद आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गई है। प्रश्न 11, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, ऑप्शन बी मुद्रा क्रय शक्ति का काम करती है, ऑप्शन सी मुद्रा के कारण एटीएम कार्ड आ गया है, और ऑप्शन डी मुद्रा के कारण गरीबी दूर हुई है। तो कौन सा सही है इसमें से उत्तर? उत्तर है ऑप्शन ए सही है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। मध्यस्थता का मतलब वस्तु को खरीदना हो या बेचना हो, उसके मध्य में काम कौन करेगा? मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से ही खरीदारी करेंगे और मुद्रा के माध्यम से ही बेचने का कार्य करेंगे, इसलिए वो मध्यस्थता का काम करती है। प्रश्न 12, यह चित्र किस काल के सिक्कों को दर्शाता है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी अकबर काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, और ऑप्शन डी प्रारंभिक आहत काल। तो आप इन सिक्कों की पहचान कीजिए, ये आपकी बुक में है। उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, प्रारंभिक आहत काल के ये सिक्के हैं। प्रश्न 13, यह चित्र किस काल के सिक्कों को दर्शाता है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी अकबर काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, और ऑप्शन डी प्रारंभिक आहत काल। तो आप चित्रों को पहचानिए। ये देखिए, इस चित्र में एक चेहरा भी बना हुआ है, तो और इसमें भी ये पूरा आदमी बना हुआ है। अगर आपको दिखाई दे तो ये आदमी बना हुआ है। सही उत्तर है बच्चों गुप्त काल। गुप्त काल के सिक्के हैं ये। प्रश्न 14, यह चित्र किस काल के सिक्कों को दर्शाता है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी अकबर काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, और ऑप्शन डी तुगलक सिक्के। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ये तुगलक के सिक्के हैं। प्रश्न 15, यह चित्र किस काल के सिक्कों को दर्शाता है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी अकबर काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, और ऑप्शन डी तुगलक सिक्के। तो सही उत्तर है इसका अकबर काल। ये अकबरकालीन सिक्के हैं। प्रश्न 16, यह चित्र किस काल के सिक्कों को दर्शाता है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी अकबर काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, और ऑप्शन डी तुगलक के सिक्के। तो सही उत्तर है इसका बच्चों आधुनिक काल। वर्तमान में जब से आधुनिक काल स्टार्ट माना जाता है तब से ये सिक्के प्रारंभ हो गए हैं। प्रश्न 17, मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए केवल कागज के नोटों को शामिल किया जाता है, ऑप्शन बी केवल सिक्कों को, ऑप्शन सी कागज के नोट और सिक्कों दोनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका बच्चों ऑप्शन सी, कागज के नोट और सिक्के दोनों ही मुद्रा के आधुनिक रूप माने जाते हैं। प्रश्न 18, वर्तमान मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, ऑप्शन बी किसी देश की जनता इसे प्राधिकृत करती है, ऑप्शन सी विश्व बैंक इसे प्राधिकृत करता है, और ऑप्शन डी
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे प्राधिकृत करता है। क्यों हम इसे मुद्रा का माध्यम स्वीकार करते हैं, इनमें से क्या कारण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। किसी देश की सरकार जब उसे प्राधिकृत करती है उस मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में, तब हम उसे मुद्रा मानते हैं। प्रश्न 19, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी और ऑप्शन डी नाबार्ड। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई ही भारत का केंद्रीय बैंक माना गया है और इसका कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है वर्तमान में। प्रश्न 20, भारत में नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी और ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी आरबीआई। भारत में नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। प्रश्न 21, आरबीआई का शब्द विस्तार बताइए। ऑप्शन ए रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंटरनेशनल, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी रिजर्व बीपीएल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है ये, आरबीआई जिसे हम कहते हैं। प्रश्न 22, क्या भारतीय कानून के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था मुद्रा जारी कर सकती है? ऑप्शन ए हां और ऑप्शन बी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी भी है हमारे पास कि विशेष परिस्थितियों में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नहीं। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति या संस्था मुद्रा जारी नहीं कर सकता, केवल आरबीआई को ही मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 23, भारतीय मुद्रा का नाम बताएं। आप जानते हैं भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? ए रुपया, बी अमेरिकी डॉलर, सी येन और डी पाउंड। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए रुपया। भारतीय मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया। आपको ये क्वेश्चन सरल लगा? अब देखिए इससे आगे आने वाला क्वेश्चन देखना। प्रश्न 24, भारतीय मुद्रा का कोड बताइए। अब बताइए आप कोड। ए यूएसडी, बी ईयूआर, सी जेपीवाई और डी आईएनआर। तो सही उत्तर है बच्चों आईएनआर। आईएनआर का मतलब क्या होता है? इंडियन रुपीस। तो ये भारतीय मुद्रा का कोड है। अब एक और प्रश्न अच्छा सा है आपके सामने। प्रश्न 25, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह बताइए। ऑप्शन ए आप देख लीजिए ये चिन्ह, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा चिन्ह भारतीय मुद्रा का प्रतीक है? तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी। ये दिख रहा है ना, रे के जैसा। रे शब्द होता है ना अपना हिंदी में रे, उसकी तरह का है और ये दो लाइनें खींची हुई है, ठीक है ना। तो ये है हमारा भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। प्रश्न 26, क्या भारत में कोई व्यक्ति रुपयों में अदायगी को कानूनी तौर पर अस्वीकार कर सकता है? ऑप्शन ए हां और ऑप्शन बी नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी नहीं। भारत में कोई भी व्यक्ति रुपयों में अदायगी को कानूनी रूप में अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न 27, बैंक निक्षेप क्या है? ऑप्शन ए बैंक में जमा धनराशि, ऑप्शन बी बैंक से ऋण राशि, ऑप्शन सी बैंक से साख राशि और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बैंक में जमा धनराशि को ही बैंक निक्षेप कहा जाता है। प्रश्न 28, बैंक निक्षेप पर ग्राहक को क्या देते हैं? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी सूद और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी। निक्षेप का मतलब जमा। तो बैंक जमा पर ग्राहक को क्या देता है? उसकी जमा की सुरक्षा भी देता है, उसके पैसे की सुरक्षा, उसको ब्याज भी देता है और ब्याज को ही हिंदी में एक और क्या कहा जाता है? सूद। तो ये तीनों ही सही है। प्रश्न 29, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साख, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी मांग जमा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मांग जमा। बैंक के खातों में जमा धनराशि को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसी कारण बैंक खातों में जमा धनराशि को हम मांग जमा भी कहते हैं और इन्हें चेक के माध्यम से निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसको मांग जमा कहते हैं, क्योंकि इसकी मांग होने पर इस जमा को वापस लौटाना होता है, इसलिए इसे मांग जमा कहते हैं। प्रश्न 30, एक ऐसा कागज जो बैंक के किसी व्यक्ति के खाते से रकम निकालकर दूसरे के खाते में जमा करवाने के काम आता है, उसे हम क्या कहते हैं जनरली? ऑप्शन ए एटीएम कहेंगे, ऑप्शन बी चेक कहेंगे, ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट कहेंगे या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कहेंगे। तो सही उत्तर है चेक। चेक ही वो कागज है जिसपे हम किसी भी राशि को किसी भी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। प्रश्न 31, क्या मांग जमा को मुद्रा माना जा सकता है? हाँ या ना में उत्तर देना है। ऑप्शन ए नहीं और ऑप्शन बी हाँ। तो सही उत्तर है बच्चों इसका हाँ। बैंकों में जमा धनराशि को हम क्या कहते हैं? मांग जमा, और मांग जमा को मुद्रा माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है हाँ। क्यों? चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे हम मुद्रा समझते हैं। तो ये कारण है कि हम मांग जमा को मुद्रा क्यों मानते हैं, क्योंकि मांग जमा जो आपके खातों में जमा राशि है उसे चेक के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से आप क्या करते हैं? भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं हम लोग सभी, ठीक है। तो इसलिए आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसे हम मुद्रा समझते हैं। प्रश्न 32, क्या बैंक जमा रकम को पूरा उधार के रूप में दे सकते हैं? ऑप्शन ए नहीं और ऑप्शन बी हाँ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नहीं। बैंक के पास जितनी रकम आती है वो उसे पूरा का पूरा कभी भी उधार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते वो आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। प्रश्न 33, बैंक अपनी कुल जमा का जितना प्रतिशत भाग आरबीआई के पास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एसएलआर, ऑप्शन बी सीआरआर, ऑप्शन सी रेपो रेट और ऑप्शन डी मांग जमा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सीआरआर। सीआरआर जिसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात हिंदी में। ये क्या होता है बच्चों? जितना भी बैंक के पास पैसा आता है, जितनी जमा आती है, उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा वो किसको दे देता है? आरबीआई को दे देता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से बैंक सारा का सारा पैसा जो उसके पास जमा के रूप में आता है वो किसी को ऋण नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सीआरआर के रूप में किसके पास चल जाएगा? आरबीआई के पास चल जाएगा उस जमा का कुछ हिस्सा, ठीक है। प्रश्न 34, बैंक अपनी कुल जमा का जितना प्रतिशत भाग अपने पास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एसएलआर, ऑप्शन बी सीआरआर, ऑप्शन सी रेपो रेट, ऑप्शन डी मांग जमा। तो सही उत्तर है बच्चों एसएलआर। ये क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। जिस प्रकार सीआरआर को किसके पास रखा जा रहा था? आरबीआई के पास, उसी प्रकार एसएलआर भी कानूनी है। सीआरआर और एसएलआर दोनों ही कानूनी चीज होती है, और ये दोनों ही क्या होती है कि जितना भी बैंक के पास पैसा आता है, जितना भी बैंक के पास जमा के रूप में पैसा आता है, उसका कुछ भाग तो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है और कुछ भाग एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास रखता है। तो इन दोनों के बाद जितना धन उसके पास बचता है उसे वो उधार दे सकता है, बाकी इस राशि को सीआरआर और एसएलआर की राशि को उधार नहीं दे सकता है। प्रश्न 35, बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास क्यों रखता है? बताइए। ऑप्शन ए किसी एक वर्ष में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना की पूर्ति हेतु, ऑप्शन बी किसी एक दिन में ऋणियों द्वारा धन निकालने की संभावना की पूर्ति हेतु, ऑप्शन सी किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना की पूर्ति हेतु, ऑप्शन डी किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन जमा करने की संभावना की पूर्ति हेतु। तो आप इनमें डिफरेंस देखिए, उत्तर है ऑप्शन सी किसी एक दिन में। ध्यान रखना यहाँ एक दिन का है मैटर, हम एक वर्ष की चर्चा नहीं कर रहे। किसी एक दिन में जितने भी जमा करता है, जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं उनको क्या करते हैं? जमा करता।
तो किसी एक दिन में जितने भी जमा करता है, अगर वो धन निकालने के लिए आ जाए, सबके सब नहीं, बहुत सारे लोग आ जाए मान लीजिए उसमें से, तो धन निकालने की संभावना के लिए बैंक क्या करता है, अपने पास कुछ पैसा हमेशा रखता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आ गए किसी दिन, सारे नहीं, बहुत सारे और सारे में अंतर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आ गए किसी दिन बैंक के पास पैसा निकालने के लिए, तो उस पैसे को देने के लिए बैंक क्या करता है, अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास रखता है ताकि उनको पैसा दिया जा सके। प्रश्न 36, बैंक किसके मध्यस्थता का कार्य करता है? ऑप्शन ए जमाकर्ता और जनता के बीच, ऑप्शन बी जमाकर्ता और कर्जदार के बीच, ऑप्शन सी कर्जदार और जनता के बीच, ऑप्शन डी जमाकर्ता और आरबीआई के बीच। तो सही उत्तर है बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है, अर्थात जमाकर्ता से जो पैसा जमा करता है उसे किसको दे देता है, वो कर्जदार को कर्ज के रूप में। प्रश्न 37, बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, ऑप्शन बी बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे कम ब्याज ऋण पर लेते हैं, ऑप्शन सी बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसके समान ब्याज ऋण पर लेते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए बैंक जमा पर जितना ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज वो ऋण पर लेते हैं। यानी कि आपने पैसा जमा किया बैंक में, तो उस पर जो ब्याज देगा ना, उससे ज्यादा ब्याज वो बैंक किससे लेगा, कोई उससे ऋण लेता है उससे, ठीक है ना। प्रश्न 38, बैंक की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जमाकर्ता द्वारा जमा करवाया गया धन, ऑप्शन बी कर्जदार से लिया गया ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज का अंतर, ऑप्शन सी सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी कर्जदार से लिया गया ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज का अंतर ही बैंक की आय का स्रोत है। जैसे मान लीजिए कर्जदार से लिया 1,00,000 का 10% ब्याज, ठीक है, तो कितना हुआ, 10,000 ब्याज हुआ, और जमाकर्ता को कितना दिया, मान लीजिए 5% ब्याज, तो 5,000 दिया। लिया कितना, 1,00,000 पे 10% 10,000, और दिया कितना, 1,00,000 पे 5% 5,000, तो 10,000 में से 5,000 गए तो 5,000 बचे, तो वो 5,000 किसकी आय हो गई, बैंक की आय। तो बैंक क्या करता है, पैसा कहां से आता है बैंक के पास, बैंक सिर्फ क्या करता है कि हमसे पैसा लेता है, हमसे मतलब जमाकर्ता से पैसा लेता है, और किसको दे देता है वो पैसा, कर्जदार को, और एंट्री चेंज करता है बस, और उस साइड से ज्यादा कर्जदार से ज्यादा ब्याज ले लेता है और जमाकर्ता को हमको कम ब्याज देता है, तो वो ऐसे आय प्राप्त करता है। प्रश्न 39, पूंजी के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। तो बताइए 5, 4, 3, 2 में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी 2। पूंजी के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न 40, पूंजी के प्रकारों के नाम बताइए। ऑप्शन ए स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी भौतिक पूंजी और कार्यशील पूंजी, ऑप्शन सी स्थायी पूंजी और भौतिक पूंजी, और ऑप्शन डी अंतिम पूंजी और मध्यवर्ती पूंजी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, पूंजी के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, जो आपने 9th क्लास के पालमपुर वाले गांव में भी पढ़ी होगी। याद आया आपको कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41, उत्पादक किस कार्य के लिए ऋण लेता है? ऑप्शन ए स्थायी पूंजी को खरीदने के लिए, ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी को खरीदने के लिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के लिए, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों उपयुक्त दोनों। उत्पादक स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों को खरीदने के लिए ऋण लेता है, ठीक है, वो स्थायी पूंजी के लिए भी ऋण लेता है और कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण लेता है। स्थायी पूंजी जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, इसको खरीदने के लिए। कार्यशील पूंजी क्या हो सकती है, मान लीजिए एक किसान है तो उसके लिए कार्यशील पूंजी क्या है, बीज है, ठीक है, खाद है, इनको कार्यशील पूंजी कहेंगे। प्रश्न 42, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए की जाती है? साख मतलब ऋण। तो बताइए ऑप्शन ए दुकान खोलने के लिए, ऑप्शन बी शादी ब्याह के लिए,
ऑप्शन सी फसल उगाने के लिए और ऑप्शन डी ऋण माफ करवाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्यों लेते हैं ऋण? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट है। फसल उगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग ऋण या साख लेते हैं। प्रश्न 43, उत्पादन में काम आने वाले समस्त संसाधनों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी पूंजी और ऑप्शन डी भूमि। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी आगत। आगत में सब शामिल हो जाता है, श्रम, भूमि, पूंजी, समस्त संसाधन। आपको अगर उत्पादन के साधन जानने हो तो आप मेरा सेपरेट वीडियो है, आप उसमें देखिए, आपकी प्लेलिस्ट है कक्षा 10 की प्लेलिस्ट, उसमें ये आगत और उसमें आने वाले समस्त संसाधनों की मैंने व्याख्या की है। प्रश्न 44, कर्ज जाल क्या है? ऑप्शन ए, जब व्यक्ति कर्ज के बोझ में अपनी संपत्ति बेचने लग जाता है। ऑप्शन बी, जब व्यक्ति कर्ज के बोझ को चुका देता है। ऑप्शन सी, जब व्यक्ति कर्ज लेता है और ऑप्शन डी, जब व्यक्ति जाल के लिए कर्ज लेता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन, जब व्यक्ति कर्ज के बोझ में इतना दब जाए कि उस कर्जे को चुकाने के लिए वो अपनी संपत्ति बेचने लग जाए ना, तो वो किस जाल में फंस चुका है? वो कर्जे के जाल में फंस चुका है। इसे ही हम ऋण जाल भी कहते हैं। प्रश्न 45, ऋणदाता और ऋणी के मध्य तय की गई शर्तों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जमा की शर्तें, ऑप्शन बी, ऋण की शर्तें, ऑप्शन सी, ऋणी की शर्तें और ऑप्शन डी, ऋण गारंटी की शर्तें। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋण की शर्तें। तो ऋण की शर्तें क्या हुई? ऋणदाता यानी कि ऋण देने वाला और ऋणी मतलब ऋण लेने वाला। तो इन दोनों के बीच में जो शर्तें तय होंगी ना, उसको हम क्या कहेंगे? ऋण की शर्तें। प्रश्न 46, ऐसी संपत्ति जिसे ऋणी गिरवी रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऋण जमा, ऑप्शन बी, पूंजी, ऑप्शन सी, समर्थक ऋणाधार या ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार वो चीज होती है जिसे ऋणी गिरवी रखकर ऋण लेना चाहता है, उसे हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। प्रश्न 47, इसमें से कौन सी ऋण की शर्तें हैं? पहली, ब्याज की दर, दूसरी, समर्थक ऋणाधार, तीसरी, ऋण चुकाने की मासिक किस्त, चौथी, समय की अवधि और पांचवी, ऋण की राशि। तो इनमें से कौन सी ऋण की शर्त है बताइए? ऑप्शन ए, केवल 1 2 3, ऑप्शन बी, केवल 3 4 5, ऑप्शन सी, केवल 2 3 4 और ऑप्शन डी, सभी। तो ये सभी की सभी ऋण की शर्तें हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है हमारा। ब्याज की दर, ऋण की शर्त मतलब ऋण लेते समय कौन सी शर्तें तय की गई है? तो सबसे पहली शर्त, क्या ब्याज लोगे? जब आप किसी से ऋण लेते हो तो क्या तय करते हो? कितना ब्याज लोगे भैया? फिर समर्थक ऋणाधार, क्या गिरवी रखोगे बताओ, ताकि कल को पैसा नहीं चुकाओ तो हम उसको बेच सके। ऋण कैसे चुकाओगे? मासिक किस्त कितनी लोगे बताओ? 1000 रुपए मासिक दोगे, 1000, 10,000 रुपए, कितना आपकी क्षमता के अनुसार। कितने समय में चुकाओगे, समय अवधि, और कितना लोन लोगे। तो ये सारी की सारी क्या है? ऋण की शर्तें हैं। प्रश्न 48, आवास ऋण किस लिए लिया जाता है? ऑप्शन ए, घर निर्माण के लिए, ऑप्शन बी, पूंजी निर्माण के लिए, ऑप्शन सी, घर बेचने के लिए और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो सही उत्तर है, घर बनाने के लिए आवास ऋण लिया जाता है। प्रश्न 49, ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है, इसका अर्थ है, अब आपको ये डैश डैश भरना है, ब्याज दर, अदायगी की शर्तें, समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। ये ब्रैकेट में इसके आंसर दिए हुए हैं, आप भरिए इनको, मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, उच्च कठिन अधिक, ऑप्शन बी, निम्न आसान कम, ऑप्शन सी, निम्न आसान अधिक और ऑप्शन डी, निम्न कठिन कम। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, निम्न आसान कम। तो ये बनेगा कैसे वाक्य? फिर, ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है, इसका अर्थ है निम्न, इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर, अर्थात ब्याज दर कम होनी चाहिए, आसान अदायगी की शर्तें होनी चाहिए, यानी कि वापसी जो हम करेंगे ऋण उसकी शर्तें आसान होनी चाहिए, और कम समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात होनी चाहिए।
अर्थात गिरवी रखने के लिए कम से कम चीज हमसे दी जाए तो कम समर्थक ऋण आधार होना चाहिए और आवश्यक कागजात होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न 50, ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं, यह अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी सहकारी समिति, ऑप्शन सी कृषि समिति या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी समिति है जो ये सारे कार्य करती है? तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, सहकारी समिति वो समिति होती है जो एक स्वयंसेवी संस्थाओं की समिति होती है। इसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं, अपनी सहायता के लिए कार्य करते हैं और एक दूसरे की मदद पर ये सिद्धांत पे कार्य करते हैं। प्रश्न 51, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए सहकारी समिति, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी साहूकार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सहकारी समिति से भी ऋण ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं और साहूकारों से भी ले सकते हैं। प्रश्न 52, भारत में विभिन्न प्रकार के ऋणों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो ऋणों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर है बी। भारत में विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न 53, भारत में विभिन्न प्रकार के ऋणों को कौन से वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए महाजन ऋण तथा किसान ऋण, ऑप्शन बी बैंक ऋण एवं साहूकार ऋण, ऑप्शन सी औपचारिक साख और अनौपचारिक साख और ऑप्शन डी व्यापारी ऋण और किसान ऋण। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी। भारत में ऋणों को औपचारिक साख और अनौपचारिक साख के वर्गों में बांटा गया है। साख का मतलब क्या है? ऋण। प्रश्न 54, औपचारिक साख किससे लिया जाता है? ऑप्शन ए केवल बैंकों से, ऑप्शन बी केवल सहकारी समितियों से, ऑप्शन सी साहूकार और व्यापारियों से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो सही उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों से, यानी कि औपचारिक साख या औपचारिक ऋण बैंकों से भी लिया जा सकता है और सहकारी समितियों से भी लिया जा सकता है। प्रश्न 55, अनौपचारिक साख किससे लिया जाता है? ऑप्शन ए केवल रिश्तेदारों से, ऑप्शन बी केवल मालिकों से, ऑप्शन सी साहूकार और व्यापारियों से और ऑप्शन डी सभी से। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी सभी से। अनौपचारिक ऋण या अनौपचारिक साख रिश्तेदारों से भी ले सकते हो, मालिकों से भी ले सकते हो, साहूकारों से और व्यापारियों से, इन सब से लिया गया ऋण अनौपचारिक साख कहलाता है। प्रश्न 56, वर्ष 2012 के अनुसार प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार रिश्तेदार एवं मित्रों से ऋण लेते हैं? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 1% और ऑप्शन डी 25%। तो सही उत्तर है बच्चों 8%। 8% परिवार रिश्तेदार एवं मित्रों से ऋण लेते हैं। कौन? ग्रामीण परिवारों में। 1000 ग्रामीण परिवारों में से 8% परिवार रिश्तेदार एवं मित्रों से ऋण लेते हैं। प्रश्न 57, वर्ष 2012 के अनुसार प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार साहूकारों से ऋण लेते हैं? अब क्या साहूकार है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 25%। तो सही उत्तर बच्चों ऑप्शन सी 33%। 33% लोग साहूकारों से ऋण लेते हैं प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में से। प्रश्न 58, वर्ष 2012 के अनुसार प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार जमींदारों से ऋण लेते हैं? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 1%। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी 1% सही उत्तर है एकदम। तो जमींदारों से कितना ऋण लेते हैं? 1% ग्रामीण परिवार के लोग जमींदारों से ऋण लेते हैं। प्रश्न 59, वर्ष 2012 के अनुसार प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार सहकारी समितियों से और बैंकों से ऋण लेते हैं? तो सही ऑप्शन है 25%, 8%, 33%
और 1%। उत्तर है 25%। 25% ग्रामीण परिवार 1000 में से सहकारी समितियों से और बैंकों से ऋण या लोन लेते हैं। आप ये आलेख देख सकते हैं। इसी आलेख के आधार पर मैंने अभी सारे प्रश्न पूछे थे, तो आप इस आलेख को देखें और इस आलेख से और अध्ययन आप कर सकते हैं। प्रश्न 60, औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणालियों पर कौन नजर रखता है? ऑप्शन ए एफपीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सीबीआई और ऑप्शन डी एसीबी। कौन रखता है औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणालियों पर नजर? सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई नजर रखता है। प्रश्न 61, अनौपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणालियों पर कौन नजर रखता है? ऑप्शन ए एफपीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सीबीआई और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अनौपचारिक जो क्षेत्र है, वो जो ऋण देता है, उसकी कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है भारत में? ऑप्शन डी कोई नहीं। ध्यान रखना, साहूकार, महाजन, इन रिश्तेदारों से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है और उस पर कोई नजर नहीं रखता है। ठीक है ना। प्रश्न 62, बैंक अपनी जमा का न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखता है अथवा नहीं, इस पर कौन नजर रखता है? ऑप्शन ए एफबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सीबीआई और ऑप्शन डी एसीबी। सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई ही नजर रखता है कि बैंक के पास जितना पैसा जमा के रूप में आ रहा है वो उसका न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखता है या नहीं। प्रश्न 63, बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाली व्यवसायी और व्यापारी को ही ऋण दे रहा है अथवा छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को भी ऋण प्रदान कर रहा है? बैंकों की इस कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है? ऑप्शन ए एफबीआई, आरबीआई, सीबीआई और एसीबी। कौन रखता है इस कार्यप्रणाली पर नजर? तो सही उत्तर है बच्चों आरबीआई नजर रखता है। ये काम बैंक कर रहा है या नहीं, इस पर आरबीआई नजर रखता है। प्रश्न 64, बैंक अपनी समस्त कार्यप्रणाली की जानकारी किसे देता है? ऑप्शन ए सरकार को, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन सी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को और ऑप्शन डी विश्व बैंक को। बैंक अपनी सारी कार्यप्रणाली की जानकारी किसको देता है? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक को। ध्यान रखें बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकों का बैंक है, सरताज बैंक है, तो इसलिए पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम भारतीय रिजर्व बैंक के कंट्रोल में रहता है। प्रश्न 65, औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता अधिक ब्याज वसूल करते हैं, ये सत्य है या असत्य है? ऑप्शन चुनिए इनमें से। सही उत्तर है सत्य। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता यानी कि रिश्तेदार, महाजन, साहूकार ज्यादा वसूल करते हैं ब्याज। बैंक कम ब्याज लेता है जबकि महाजन, साहूकार ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं। और प्रश्न 66, ऋण की लागत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पूंजी को, ऑप्शन बी मूलधन को, ऑप्शन सी ब्याज को या ऑप्शन डी ऋण की राशि को। सोचिए, एक अच्छा प्रश्न आपके लिए। तो सही उत्तर बच्चों ब्याज। ब्याज जो हमने पैसा उधार लिया है ऋण, उसकी कोस्ट मतलब हमने कितना हमको खर्चा करना पड़ेगा उस पैसे को अपने पास रखने के लिए, वो क्या होता है? ब्याज होता है। तो ऋण की लागत और कुछ नहीं, ब्याज ही होती है। प्रश्न 67, शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कितनी प्रतिशत कर्ज जरूरतें साख के अनौपचारिक स्रोतों से पूर्ण होती है? ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों की बात हो रही है। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 15, सी 53 और डी 47। सही उत्तर है बच्चों 85% शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, यानी कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इनसे। प्रश्न 68, शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कितनी प्रतिशत कर्ज जरूरतें साख के औपचारिक स्रोतों से पूर्ण होती है? ऑप्शन ए 85, बी 15, सी 53 और डी 47। तो सही उत्तर है केवल 15% गरीब शहरी लोग बैंकों से ऋण लेते हैं, बाकी सभी कहां से लेते हैं? रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इनसे। ठीक है। प्रश्न 69,
शहरी क्षेत्र के अमीर परिवारों की कितनी प्रतिशत कर्ज जरूरतें साख के अनौपचारिक स्रोतों से पूर्ण होती हैं? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 53 और ऑप्शन डी 10। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। शहरी क्षेत्र के जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर कर्जा कहां से लेते हैं? बैंक से। अनौपचारिक स्रोतों से तो मात्र वो 10% ही कर्ज लेते हैं, बाकी सारा कर्जा वो कहां से लेते हैं? बैंकों से। प्रश्न 70, शहरी क्षेत्र के अमीर परिवारों की कितनी प्रतिशत कर्ज जरूरतें साख के औपचारिक स्रोतों से पूर्ण होती है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी 47। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी 90% शहरी क्षेत्र के अमीर व्यक्ति बैंकों से और औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। प्रश्न 71, सस्ता ऋण किन स्रोतों से मिलता है? ऑप्शन ए अनौपचारिक स्रोतों से, ऑप्शन बी औपचारिक स्रोतों से, ऑप्शन सी दोनों से और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर बच्चों ऑप्शन बी। सस्ता ऋण यानी कि कम ब्याज पर ऋण कौन देता है? औपचारिक स्रोत, जिसमें हम बैंक शामिल करते हैं। प्रश्न 72, गरीब लोग अनौपचारिक स्रोतों से ज्यादा ऋण क्यों लेते हैं? क्या कारण है कि गरीब लोग रिश्तेदारों महाजनों से इनसे ऋण लेते हैं? ऑप्शन ए ऋणाधार की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी कागजात की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी ऋण शीघ्र मिल जाता है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सभी का आंसर है इसका उपयुक्त सभी। इसका मतलब क्यों लेते हैं गरीब लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण? क्योंकि उनको ऋणाधार की जरूरत नहीं होती। ऋणाधार मतलब कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप किसी रिश्तेदार से ऋण लेते हो तो ना तो आपको कोई गिरवी रखने की जरूरत है, ना कोई कागजात की जरूरत है और जल्दी से लोन भी मिल जाता है। तो इसलिए उपयुक्त सभी। प्रश्न 73, स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15 से 20, ऑप्शन बी 200 से 500, ऑप्शन सी 1000 से 2000, ऑप्शन डी 1 लाख से 10 लाख। तो सही उत्तर बच्चों स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। प्रश्न 74, स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी जरूरतों के लिए ऋण सामान्यतः कहां से लेते हैं? ऑप्शन ए साहूकार से, ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह से, ऑप्शन सी रिश्तेदारों से या ऑप्शन डी बैंकों से। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह से। स्वयं सहायता समूह के जितने भी सदस्य होते हैं अगर उन्हें अपने लिए ऋण की जरूरत पड़ती है तो वो अपने ग्रुप से ही ऋण लेते हैं। ठीक है। और प्रश्न 75, क्या स्वयं सहायता समूह सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज लेता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो सही उत्तर है हाँ, स्वयं सहायता समूह भी ब्याज लेता है अपने सदस्यों से, लेकिन वो ब्याज बहुत कम ब्याज होता है। प्रश्न 76, स्वयं सहायता समूह को ऋण कौन देता है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय संस्थान और ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। तो सही उत्तर है ए बैंक। स्वयं सहायता समूह को यदि ऋण की आवश्यकता होती है तो उसे बैंक ऋण देता है। प्रश्न 77, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक और 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूनुस योहाना, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी यूनुस खान और ऑप्शन डी मोहम्मद यूसुफ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। प्रश्न 78, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यह कथन किस व्यक्ति का है? ऑप्शन ए यूनुस योहाना का, ऑप्शन बी मोहम्मद यूसुफ का, ऑप्शन सी यूनुस खान का और ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस का। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। प्रश्न 79, ऐसे व्यक्ति जो कर्जदार को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उधारदाता, ऑप्शन बी ऋणदाता, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी ऋणी। तो सही उत्तर है ए व बी दोनों। जो व्यक्ति ऋण देने का काम करता है उसे हम उधारदाता और ऋणदाता दोनों कहते हैं। प्रश्न 80, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? ए मौद्रिक विनिमय पर,
बी वस्तु विनिमय पर, सी दोनों पर और डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों वस्तु विनिमय पर। जब प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य था तो वो वस्तु विनिमय के द्वारा ही व्यापार करता था। प्रश्न 81, इसमें से मुद्रा का कौन सा कार्य है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का मापक, ऑप्शन सी मूल्य संचय और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मुद्रा विनिमय का माध्यम भी के रूप में भी कार्य करती है और किसी चीज का मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य करती है, और मूल्य संचय यानी कि क्रय शक्ति संचय, आप पैसे जो इकट्ठे करते हो वो मूल्य संचय है। तो ये तीनों ही रूप में मुद्रा कार्य करती है। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन सी विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य का मतलब कानूनी मुद्रा है। ऑप्शन ए हुंडी, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी बैंक ड्राफ्ट और ऑप्शन डी नोट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी नोट। नोट को लेने से अगर कोई मना कर दे तो आप उस पर केस कर सकते हो, लेकिन हुंडी, चेक और बैंक ड्राफ्ट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रश्न 83, साख का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विश्वास करना, ऑप्शन बी ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी ऋण देने की क्षमता और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो सही उत्तर है बच्चों ए व बी दोनों। साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। मैंने आपसे पूछा आपकी कितनी क्रेडिट है, आपकी क्या साख है, तो साख का मतलब कि लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं और आपको दिया गया पैसा कितना सुरक्षित है, आप वापस कैसे लौटा दोगे उसको, तो आपकी ऋण लौटाने की क्षमता भी है। प्रश्न 84, संगठित क्षेत्र की साख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनौपचारिक साख, ऑप्शन बी औपचारिक साख और ऑप्शन सी असंगठित साख और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है औपचारिक साख को ही संगठित क्षेत्र की साख कहते हैं, जबकि अनौपचारिक साख को असंगठित क्षेत्र की साख के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 85, बैंक अपनी जमा का अधिकांश भाग किस कार्य के लिए प्रयोग करता है? ऑप्शन ए आरबीआई को देने के लिए, ऑप्शन बी ऋण देने के लिए, ऑप्शन सी ब्याज देने के लिए और ऑप्शन डी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। तो सही उत्तर है जितना भी बैंक के पास जमा आता है वो उसका अधिकांश भाग का प्रयोग ऋण देने के लिए करता है। प्रश्न 86, SHG का शब्द विस्तार बताइए। ऑप्शन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन बी सेल्फ हॉस्पिटल ग्रुप, ऑप्शन सी सेल्फ हेल्थ ग्रुप, ऑप्शन डी सेल्फ ह्यूमन ग्रुप। तो सही उत्तर है बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। प्रश्न 87, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, बी सीबीआई गवर्नर, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर है 10 रुपए के नोट पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मैं यहां एक चीज और बता दूं, 10 रुपए के नोट पर ही नहीं, 1 रुपए से ज्यादा के यानी कि 2 रुपए से लेकर आगे तक के सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें। प्रश्न 88, SHG समूह में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? SHG मतलब स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन ए गैर सरकारी संगठन, बी आरबीआई, सी बैंक और डी सदस्य। तो स्वयं सहायता समूह में बचत करने का और ऋण संबंधी निर्णय सदस्य ही लेते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 89, इनमें से कौन सी विधिग्राह्य मुद्रा है? ए चेक, बी ओवरड्राफ्ट, सी 10 रुपए का नोट, डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है 10 रुपए का नोट विधिग्राह्य मुद्रा है। कोई भी नोट विधिग्राह्य मुद्रा होती है जिसे लेने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, वरना उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न 90, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है केंद्र सरकार छापती है 1 रुपए का नोट। ध्यान रखें 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के कौन छापती है? केंद्र सरकार। जबकि 2 रुपए से आगे के सभी नोट, 2 रुपए से लेकर आगे तक के सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं।
प्रश्न 91 में 10 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10 रुपए का नोट जारी किया जाता है। प्रश्न 92 में मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए धातु मुद्रा, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी वस्तु मुद्रा और ऑप्शन डी पत्र मुद्रा। तो सही उत्तर है वस्तु मुद्रा। सबसे प्राचीन जो मुद्रा थी वो वस्तु मुद्रा थी। वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता था, वो मुद्रा के रूप में वस्तु का ही प्रयोग होता था। प्रश्न 93 वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे प्रमुख कठिनाई क्या थी? ऑप्शन ए मूल्य मापन की कठिनाई, बी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, सी क्रय शक्ति संचय का अभाव और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये तीनों ही कमियां थी। ना तो मूल्य का मापन हो सकता था। मूल्य का मापन मतलब आज हम हर चीज की कीमत बता देते हैं, जैसे फोन 10,000 रुपए का है, टीवी 50,000 का है, तो ऐसे मूल्य का मापन कर लेते हैं, पहले हम नहीं कर पाते थे। आवश्यकताओं के दोहरा संयोग का भी अभाव है इस कमी। और क्रय शक्ति संचय मतलब कि हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, तो ये तीनों ही कमियां थी। प्रश्न 94 में किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए लोहे का, बी तांबा, सी पीतल और डी चांदी और सोना। तो सही उत्तर है चांदी और सोना। सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग हुआ है? चांदी और सोने का प्रयोग हुआ है मुद्रा के रूप में। प्रश्न 95 परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसे भरिए इस फिल इन द ब्लैंक्स को। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी। तो सही उत्तर है ग्रामीण। तो ये बना कैसे वाक्य? ग्रामीण परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से अर्थात साहूकार, महाजन और रिश्तेदारों से पूरी होती है। प्रश्न 96 ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। ऑप्शन ए नीची, ऑप्शन बी ऊंची। तो सही उत्तर है ऊंची, यानी कि ऊंची या अधिक ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। ज्यादा ब्याज होगा यानी कि ऋण की लागत ज्यादा होगी तो ऋण का बोझ भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रश्न 97 केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 98 बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ऑप्शन ए ऋण जमा, ऑप्शन बी जमा। तो सही उत्तर है जमा। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं। जितना जमा पर ब्याज देता है बैंक, उससे ज्यादा ब्याज वो ऋण पर लेता है। यही उसकी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत होता है। प्रश्न 99 संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है और जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता तब तक वो गारंटी के रूप में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए ऋणाधार और ऑप्शन बी जमा। तो सही उत्तर है ऋणाधार। ऋणाधार यानी कि गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति। तो ऋणाधार वह संपत्ति है जिसका मालिक कौन होता है? जो ऋण लेता है कर्जदार होता है और वह ऋण लेने के लिए इसका प्रयोग किस रूप में करता है? गारंटी के रूप में करता है तब तक जब तक कि वो ऋण चुका नहीं देता। अब प्रश्न 100 है आपके लिए। यह चेक किस प्रकार का है? आप देखिए इस चेक को। यह चेक बच्चों किस प्रकार का है? ऑप्शन ए साधारण चेक है या ऑप्शन बी अकाउंट पे चेक है। तो सही उत्तर है बच्चों ये एक साधारण चेक है। कैसे पता चला? अकाउंट पे चेक पर यहाँ 2 लाइनें खिंची होती है, ऐसे क्रॉस लाइनें 2 खिंची होती है, उस पर लिखा होता है AC पे, A/C पे यानी कि अकाउंट पे। अकाउंट पे लिखने के बाद या 2 लाइनें खींच दो तो भी अकाउंट पे मान लिया जाएगा। तो ऐसे चेक को हम अकाउंट पे चेक कहेंगे। क्योंकि इस पर नहीं लिखा हुआ है इसलिए साधारण चेक है। कुछ साधारण ये चेक संबंधी इंफॉर्मेशन है। आप मेरे बैंकिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, आप मेरे वीडियोस और देखेंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखें, आपकी कक्षा की प्लेलिस्ट में, तो आपको विभिन्न बैंकों के चेक कैसे भरे जाते हैं, उनकी जमा पर्ची कैसे भरी जाती है, पैसे कैसे निकलाए जाते हैं, कैसे जमा किए जाते हैं, उन सब के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। आप भी देखें और आपने मम्मी पापा को भी सिखाएं कि बैंक की जमा पर्ची कैसे भरते हैं, पैसे कैसे निकलाते हैं, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और ये सभी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें
ये चेक नंबर होते हैं, शुरुआत में 6 डिजिट के होते हैं। ये MICR कोड होता है जो 9 डिजिट का होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्शन रिकॉग्निशन। ये अकाउंट होती है आईडी, अकाउंट आईडी होती है RBI के पास, और ये ट्रांजेक्शन कोड होता है। ठीक है, ये हमारा IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक, ये हमारा 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। इस तरीके से पूरा चेक बना होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मेरे बैंक संबंधी वीडियो जरूर देखें। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने सभी प्रश्नों को समझाने की कोशिश की है और ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि माला मोतियों से ही बनती है। तो मोती अगर आपको समझ में आ गए तो माला अपने आप बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।